आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए सफर की जीएस का रामबाण 2.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये हमारा एकदम न्यू लेटेस्ट प्रीमियम बैच है और हो सकता है कि आप यहाँ पे डेमो देखने आए हो या फिर आप वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पेड कोर्स ऑलरेडी हमारा ले लिया हो। तो आप देखिए कि इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम करने क्या क्या वाले हैं। आप देखेंगे तो आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ये देखिए, ये तमाम वो किताबें हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। मेरे पास सब किताबें पढ़ी हैं और अभी तो कुछ किताबें मैं अब कितनी उठा के यहाँ पे दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। ये PYQ की है किरण की, ठीक है, ये आप लोग पढ़ते हैं। एक एक किरण की वन लाइनर ये आप लोग देखते हैं। ये लूसेंट को देखते हैं आप लोग, बाकी छोड़िए। पिनेकल को आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये एनालिसिस कर ली। इसके अलावा ये तो फिर छोटी चीज़ें थी। अब अगली किताबें कौन सी है जो मैंने एनालाइज की हैं वो देख लीजिए आप। ये देखिए सारी की सारी तमाम एनसीईआरटी, कुछ इधर भी पड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ से कहाँ से आप क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ती है। मैं चाहता तो यूं भी एक कोर्स नॉर्मली निकाल सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप इस कोर्स को देखेंगे ना, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा। और आप उसके बाद मैं दावा करता हूँ आप जाके क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिए, कुछ लोग को लगता है कि शायद एनसीईआरटी 6ठी से 10वीं तक की पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त। देखो, मैंने 12वीं की एनसीईआरटी भी मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 12th की एनसीईआरटी। बट 12th में क्या होता है, पार्ट्स होते हैं एनसीईआरटी के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो अलग अलग टाइप की चीज़ें उनमें दी होती हैं। तो अपने काम की चीज़ जो चीज़ें हैं, है ना, वो मैंने सारी की सारी एनालिसिस के साथ निकाली है। क्योंकि ऐसे तो वो इतनी किताबें हैं कि उसको कोई सेंस ही नहीं बैठेगा, आपको यही नहीं समझ आएगा कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। तो यही यहाँ पे ही हमारे का पूरा रोल रहता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि इस बैच के अंदर मैं वो तमाम चीज़ें डाल दूँ जो एग्जाम के अंदर आपको रेलिवेंट है और आ भी सकती हैं। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना हॉल में बैठ के, तो आपको समझ में आएगा वो सब चीज़ें कि अच्छा हुआ कि हमने ये बैच ले लिया था। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लियर करता हूँ कि हमारा कैसे शेड्यूल रहेगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये लगता था कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमने बनाया है। कोशिश यही है कि बाइलिंगुअल सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री ये पूरी की पूरी दिख रहे हैं आपको, तो ये हिस्ट्री ओरिजन, इंडस वैली, अराइवल ऑफ आर्यंस, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, वैदिक एज, महाजनपद, ये मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री कोई छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी है एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज का जो सेशन हमारा है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर ही रहने वाला है, लेकिन हम ये तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर करने वाले हैं इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में, ठीक है जी। इसके अलावा अब आपकी तैयारी चलेगी कैसे, वो मैं यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ। आप ये देखिए कि मान लीजिए कि आपने इनमें से कोई भी एक टॉपिक को चूज कर लिया है ना। मान लो कि अब आप एंशिएंट हिस्ट्री को चूज करते हैं। जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीका के एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सा दिखेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री अलग, मेडाइवल अलग, मॉडर्न अलग, बहुत ऑर्गेनाइज किया मैंने, सिंक्रोनाइज किया चीज़ों को। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, हिस्ट्री एंड इट्स ओरिजिन वाला, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ रहे हैं आप, मान लीजिए। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एक बार तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए। वीडियो जैसे ही आप लोगों ने देख ली, उसके बाद अगला स्टेप कहाँ पे है आपका, अगला है मिनी मॉक्स देना। यहाँ पे हमने पूरे के पूरे मॉक्स क्रिएट कर दिए, जैसे कि स्टोन एज का अलग कर दिया, इंडस वैली का अलग कर दिया। तो जितने भी एक मॉक्स हैं, जब आप देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट देंगे, कुछ लोग क्या है क्वेश्चन के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं या मॉक्स से सीखने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी। और अब जो है इतने डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती हैं कि वो सेंस नहीं बैठती कि आप क्वेश्चन के थ्रू सारी की सारी सिलेबस को कवर करें। और स्पेशली हमें ये देखना है कि प्री प्लस मेंस तो एक जैसे हैं, अब उनमें कोई फर्क ही नहीं रह गया। उल्टा मेंस के अंदर और ज़्यादा डेप्थ में भी चीज़ें पूछेगा, तो हमें दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हम अलग अलग डिपेंड नहीं हो सकते इस चीज के लिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट होता है मॉक्स देना। ये हम सारे के सारे आपको इसी बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मॉक्स देने के बाद एक काम आपको और करना है, वो करना है एमसीक्यू का, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए एमसीक्यू दे रखा है, यहाँ पे पीडीएफ्स भी दे रखी हैं और लेक्चर्स तो हम सारे के सारे प्रोवाइड करते ही हैं। तो इसका मतलब है कि आपको दो काम और करने हैं, एमसीक्यू और ये मॉक टेस्ट का। तब जाके आपका वो जो एक सर्कल है ना, ये सर्कल एक कंप्लीट होगा, जिसके अंदर थ्योरी रहेगी, जिसके अंदर मॉक्स रहेंगे और जिसके अंदर आपका एमसीक्यू रहेंगे। तो ये इस गोल सर्कल को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि जीएस में आपका कुछ भी बचेगा, आपका यहीं से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और इस बैच में हम सारा कुछ ही कवर कर रहे हैं, स्टैटिक भी कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना, वो वन लाइनर्स बना के एमसीक्यू की फॉर्म में सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक और चीज़ लोग के माइंड में ये आएगा कि शायद ये बैच कहीं वो तो नहीं जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, या कोई पुराना बैच तो नहीं। जी नहीं, ये एकदम फ्रेशली न्यूली प्रिपेयर्ड बैच है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हर चीज़ मैंने अलग तरीके से प्रेजेंट की है, सब चीज़ें एकदम अलग हैं। आपको मज़ा बहुत आने वाला है। मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे को पता है कि मैं पूरी की पूरी कहानियों के तरीके से ना आपको तुरंत
याद करवा सकता हूँ। और ये बहुत अच्छा टेक्निक भी होती है, नहीं तो आप ऐसे कितनी कोशिश कर लीजिए आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और याद नहीं रहेंगी तो उस चीज़ को पढ़ने का ही क्या मतलब है। ठीक है, आप कभी भी जब हमारा सेशन बोर हो रहे हो, कभी भी ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना, एकदम आपको मोनोटोनस लग रहा है, तब भी आप देखेंगे हमारा सेशन तो आपको समझ में आएगा, कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो आइए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं हम अपना जीएस का रामबाण 2.0, और उसके अंदर पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसके अंदर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूं। आप देखिए कि कमाल की बात यह है कि इसके अंदर पहली ही लाइन के अंदर क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था। अच्छा, ये एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, जितने भी एसएससी के एग्जाम है वो हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा सीडीएस, एनडीए, ये जितनी भी हैं, इवन मैंने तो जो स्टेट के एग्जाम्स हैं जैसे एमपीपीएससी टाइप के होते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स हैं, वो सब का भी मैंने देखा कि भैया क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, है ना। नेट तक के एग्जाम्स देख लिए मैंने, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो उसके बाद ही मैंने एनालिसिस करके इस पूरे के पूरे कंटेंट पे मैं पहुंचा हूं। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप रिलाई कर सकते हैं, ये एक मास्टर बैच है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट है, चाहे एसएससी के स्टूडेंट है, चाहे किसी स्टेट एग्जाम के स्टूडेंट है, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए कि इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब जो अर्थ है ये डायरेक्टली एग्जामिनर ने पूछा सीजीएल के अंदर कि भैया ये अर्थ जो है कब बनी थी, और यही डेटा था बिल्कुल 4.54 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये हमें पता कैसे लगता है, जैसे आपने देखा चीज़ों की कार्बन डेटिंग होती है, उसके अंदर कार्बन कंटेंट से हम पता लगा लेते हैं कि कितने साल ये पुरानी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अर्थ की कैसे होगी, तो अर्थ की यूरेनियम डेटिंग से हम पता लगाते हैं कि कितनी पुरानी हमारी अर्थ है। इसके अलावा एक पूछा जाता है, कई ये पूछे नहीं गए, ये 3 पॉइंट जो है ना, ये कभी भी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ये तो पूछ लिया गया है, ये 3 भी पूछ लिए जाएंगे, ये हमने बता भी रखे थे पहले भी, अब मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो लाइफ का ओरिजिन है अर्थ पे, ये कब होता है, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक होता है। बहुत पुरानी बात है ना, पता ही नहीं कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, हालांकि सब लोगों ने अपनी अपनी कोई ना कोई थ्योरी जरूर बना रखी है। फिर इसके बाद जो ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि शुरू में तो देखिए कि सेल भी नहीं था, सेल से भी एक लोवेस्ट यूनिट थी, है ना, फिर वो आगे एवोल्यूट होते होते सेल बना, और फिर जाके हम लोग कहीं बने हैं। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन भी जो है वो कीट पतंगों से ही बन रखा है एक तरह से, अगर आप सेलुलर लेवल से भी नीचे जाके चीज़ों को देखना चाहेंगे तो। ऐसा नहीं कि हमारे एंसेस्टर केवल आप बंदर को समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो केवल 42 लाख साल पहले ही ह्यूमन लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर प्रोड्यूस हुई है। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहला एक आदमी जिसने एक किताब लिखी थी, कुछ लोग उस किताब को हिस्टोरिका बोल देते हैं, या फिर कुछ बोल देते हैं हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस बोल देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हेरोडोटस नाम का व्यक्ति था, ये ग्रीक व्यक्ति है, ये इसने पूरी के पूरे क्या लिखी, एक किताब लिखी। हालांकि इसने जो पर्शिया के साथ इन लोग के वॉर्स चल रहे थे उसके रिगार्डिंग लिखी, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें इसने दर्ज की। लेकिन आज की डेट में देखो कि हर जगह पे कंट्रोवर्सीज रहती है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री की जगह फादर ऑफ लाइज भी इनको बोल दिया जाता है आज की डेट में, कि इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारे झूठ लिखे हैं, पक्षपात का लांछन लगा दिया जाता है। बट एनीवेज उस चीज में हमें घुसना नहीं है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कंसाइज रखना है कि ये जो आदमी है हेरोडोटस, इसको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है भाई, तो हिंदी वालों को कोई समस्या नहीं आएगी, हिंदी का मैंने एक एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं। चलो अब इसके बाद देखो, कभी भी चीज़ को समझना है ना, ये जितनी भी हिस्ट्री है इसको समझने के लिए हमें पूरा का पूरा सहारा लेना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ टाइमलाइन का। ठीक है, अगर टाइमलाइन ही नहीं पता लगेगी आपको तो फिर आप शायद इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि टाइमलाइन को समझने के लिए ये पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे आपका बना दिया है, तो आपको और ईजी रहेगा टाइमलाइन को समझना। तो आप देखिए कि 2 चीज़ें हमारे पास, एक है बीसी और एक है एडी। अब यहाँ पे इसका एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो इनका नामकरण है कुछ डिफरेंट भी कर दिया जाता है। जैसे एडी को क्या लिख दिया जाता है, सीई भी लिख दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉमन एरा, और जो बीसी है इसको बीसीई भी लिखा जाता है, बीसीई, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। अब देखो होता क्या है कि हमें नहीं पता था कि हम टाइम को कैसे यूज करें, क्योंकि आप देखिए कि जैसे आज की डेट में 2024, 25, 26 हम बोल दें कि ये इस तरह की सदी चल रही है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि अभी तक 2000 साल ही हुए हैं। ये एक मिथ है। क्यों? क्योंकि ये हम एक रेफरेंस से देख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति हो सकता है आपके हिसाब से चल रहा है लेकिन दूसरे के हिसाब से वो रुका हुआ है ना। 2 बाइक सेम स्पीड पे जा रही हैं तो उनको तो आपस में ऐसे ही लगेगा कि दोनों एकदम पैरेलल जा रही हैं, उनको रुका हुआ दिखाई देगा एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। इट्स द गेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको देखिए 0 एक टाइमलाइन पे बनाना पड़ेगा। अब ये 0 बनाए किसको, ये सब लोग के दिमाग में आया। तो हुआ क्या उस टाइम पे, देखिए कि अगर आज की डेट में भी देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी जो है पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फैली हुई है। और आप देखिए कि भारत में भी जब से अंग्रेज आए थे, डच आए, पोर्टुगीज आए, तो उनके आने के बाद यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ। और आज की डेट में भी देखिए कि कितना ज़्यादा कन्वर्शन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है अगर सबसे ज़्यादा
आबादी देखा जाएगा या फिर सबसे बहुत ज़्यादा पौराणिकता के साथ देखा जाएगा तो क्रिश्चियन धर्म को एक तरह से देखा जाएगा, है ना। मैं अभी सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब अलग बातें हैं, मैं यहाँ टाइमलाइन के हिसाब से बातें कर रहा हूँ। तो क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे, जब वो इतने वाइड नंबर ऑफ पीपल उसको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वहीं का कोई हमें एक इवेंट उठाना पड़ेगा। अब वो इवेंट क्या हो सकता है, वो यहाँ पे इन लोगों ने उठाया कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, यानी कि एक तरह से उन लोगों ने इसको जीरो मान लिया कि ये जीरो टाइम है जब जीसस क्राइस्ट साहब इस दुनिया में आए। ठीक है भाई, तो जीसस क्राइस्ट जी का समझ आ गया। अब हम कोई भी बात करेंगे तो वो या तो जीसस क्राइस्ट के बाद की बात करेंगे इनके जन्म की, या इनके जन्म से पहले की बात करेंगे, समझ गए। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अशोका की बात करते हैं, तो अशोका हमें पता है 268 बीसी के अराउंड रहे हैं, तो हम बीसी को यहां से काउंट नहीं करेंगे, हम जीरो से काउंट करेंगे। तो अगर कोई पूछे कि लगभग 250 साल पहले कौन आया इस धरती पे, तो आप बोलेंगे अशोका आया यहाँ पे, है ना। फिर अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करनी शुरू करता हूं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि और पीछे, है ना। आप गलती से भी ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 500 जो है वो बड़ा है या 500 छोटा, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आपको हमेशा टाइमलाइन में ऐसे समझना है कि कोई भी इवेंट तब लेटेस्ट होगा जो राइट में होगा, जो भी इवेंट राइट में होगा वो लेटेस्ट होगा। जैसे कि आप देखिए कि अशोका जो है वो महात्मा बुद्ध के बाद की बात है, तो यानी लेटेस्ट इस टाइमलाइन में कौन सी बात हो गई, अशोका की होगी, क्योंकि अशोका ने ही, आपको पता होगा कि इनके जो बच्चे हैं वो इन्होंने श्रीलंका में भेजे, है ना, संघमित्रा को, महेंद्रा को, तो वहां पे जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है विस्तार भी किया था। तो उस टाइम पे महात्मा बुद्ध इनके टाइम में नहीं थे, इन्होंने तो उल्टा बाद में एक्सेप्ट किया उस बुद्धिज्म को और बहुत ज्यादा स्प्रेड भी किया। तो इसका मतलब है कि जब भी हम टाइमलाइन में राइट साइड में जाते हैं हमें लेटेस्ट इवेंट देखने को मिलता है, और जब भी हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें पुराना इवेंट देखने को मिलता है, ऐसे समझना आपको। अब 550 बीसी पे जाएंगे, यानी ये कितनी साल पुरानी बात होगी, 550 साल यहां से पुरानी बात, पुरानी मतलब यहां पे पहुंचे, तो वो है बुद्धा की। अब वहीं पे अगर आप 2500 साल पुराने चले जाओ, 2500 बीसी के अराउंड चले जाओ, तो यहां पे आप यहां से कहां आ जाओगे, यहां पे आ जाओगे। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का इवेंट हो गया। देख रहे हो आप, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। यहां पे एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो ये 2500 साल पुराना कौन सा हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण को अगर इस टाइमलाइन पे हमें देखना है तो कहाँ पे आए होंगे वो, तो ये जो बात है हम आज की डेट के हिसाब से जब बात करते हैं तो 5-5,500 साल पुरानी बात करते हैं। तो यानी कि 5-5,500 साल पुरानी बात है, तो बीसी की फॉर्म में लगभग 3200 बीसी के आसपास की बात है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3200 बीसी आपको बनाना पड़ेगा और यहां से आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि 5,500 के आसपास था, तो फिर यहां से 3200 कैसे हुआ, तो भाई लगभग 3000 ये हो गया, ठीक है, और 2000 ये हो गया, तो कितना हो गया, 5000 हो गया ना। आपको ऐसे काउंट करना है। ऐसी अब मैं अगर भगवान राम की बात करता हूं, तो रामायण के बारे में बोला जाता है कि लगभग 7000 बीसी, 7-7,500 बीसी के आसपास की ये बात है, 7700 बीसी के अराउंड की। तो आप वो 7000 बीसी कहाँ आएगा, यहां आएगा 7000 बीसी, ठीक है। तो यानी कि ये और पीछे की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण से भी पीछे की बात होगी। तो वो जीरो टाइम लाइन से उठ के आपको यहां पे आना पड़ेगा। यहां पे आएंगे तो ये 7000 बनेगा। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाएगा, आज की डेट में देखा जाएगा तो हम कितना साल पुराना इसको बोलेंगे, 7000 बोलेंगे, जी नहीं, हम 2000 ये भी ऐड करेंगे, तो लगभग 9000 साल पुरानी बात हो जाएगी। समझ आ गई आपको बात। अगर जीरो से देखेंगे तो बीसी तो एकदम सही है कि 7000 बीसी है, लेकिन आज की डेट के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे ये जो है 2000 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें जो है क्लियर होंगी। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और मैंने ये भी आपको समझा दिया था कि जो भी राइट साइड में, जैसे आप पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, तो जीरो से हम 1192 एडी में आएंगे, तो ये पृथ्वीराज चौहान साहब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपने देखी ये मूवी भी अक्षय कुमार की आई है, तो 1192 एडी के आसपास की ये बातें। फिर उससे आगे जाएंगे तो 1469 एडी, तो यहाँ पे आपको देखिए कि गुरु नानक देव देखने को मिलते हैं। और ये जो है 1469, मतलब जब गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी अगर मैं किसी मुगल की बात करता हूं तो कौन थे, बाबर, ठीक है। तो बाबर भारत के अंदर जो है इन्हीं के कार्यकाल में आया था और इनको उसने जेल में भी डाला था। तो वो सब चीजें एक अलग इवेंट है। तो इसके बाद फिर आज की डेट की बात करते हैं तो वो और लेटेस्ट हो जाएगी, यानी कि जितना उधर जाते जाएंगे लेटेस्ट चीजें आती जाएंगी। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी टाइमलाइन का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि जब भी हमें इतिहास को जानना है तो हमें इतिहास के बारे में पता कैसे लगेगा, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जब भी हम इसको जानते हैं। एक तो क्या कौन से हो सकते हैं, लिटरेरी सोर्स कह सकते हो। अब लिटरेरी कौन से सोर्स होते हैं, आपको देखिए कि मैंने बताया था, हमेशा बताता हूँ मैं, यूट्यूब पे भी बताया था कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे राइटर हुए। जैसे किताब उल हिंद, आप लोग सोच के बताइए फटाफट से, अगर आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को तो कमेंट में बताइएगा कि किताब उल हिंद जो है किसने लिखी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है और बार बार आता रहेगा, हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन रेपिटेटिवली आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किताब जो लिखी गई थी ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अब देखो अल बरूनी ने क्या किया, उस टाइम के हिसाब से जो जो चीजें थी वो लिख दी, ठीक है। ऐसी मान लो कि कालिदास हुए तो उन्होंने अपने जो काव्य रचनाएं हैं या जो भी चीजें हैं उनके अंदर उस टाइम की बातें लिखी। ऐसी हर किसी ने उस टाइम की बातें अपने अपने ग्रंथों में लिख दी। और हमने देखा भी कि यहाँ भारत के अंदर फायान आया, यानसांग आया, बहुत सारे यात्री भी आए जिन्होंने अपने अपना जो रिकॉर्ड है अपनी बुक्स के अंदर दर्ज किया भारत के अलग अलग राजाओं के बारे में। तो उसको बोल देते हैं लिटरेरी सोर्स, कि हमें वहां से पता लगता है कि उन लोगों ने जो लिखा कि हम इनका राज्यपाठ ऐसा होता था, भारत के लोग ऐसे रहते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे और ऐसे कपड़े पहनते थे, वो सब उन्होंने लिखा उसके अंदर, ठीक है। और एक हो सकता है आर्कियोलॉजिकल। अब आर्कियोलॉजिकल जो है वो होता है खुदाई से। जैसे कि मोस्टली अगर आप इंडस वैली को देखते हैं तो यहाँ पे जो है चीज़ें आप देखिए कि खुदाई कर करके हमें पता लग रहा है कि उस टाइम के जो लोग हैं कैसे रहते थे। वहाँ पे देखिए कि ऐसे स्क्वायर वाले घर होते होंगे, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं ऊपर रह रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको सीटाडल बोल देंगे। फिर कुछ लोग नीचे रह रहे हैं, है ना, तो ग्राउंड पे रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है डिवीजन हुआ करती थी। अच्छा यहाँ पे कोई कुआं मिला तो फिर उससे पता लग गया कि अच्छा यहाँ पे लोग कुएं अलग अलग घरों में हुआ करते थे, तो इसका मतलब है कि बहुत ही समृद्ध जगह थी। तो इस तरीके से हमें वहाँ की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर कई मिट्टी के बर्तन अंदर नीचे खोद के मिले तो हमें पता लगा कि अच्छा इनको पोट्री का भी पता लग गया था। बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कवर करेंगे इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री अपने आप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये लिटरेरी कंटेंट हो गया। फिर ये देखिए कि नीचे से सिक्के, सील वगैरह कुछ सिप्पियाँ मिलती हैं, ये सब भी क्या है, आर्कियोलॉजिकल हो गया। ऐसे ही आप देखिए सिक्के हो गया, ये एक आदमी मिला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जब आप देखेंगे तो ये आर्कियोलॉजी हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पे लिखित वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लिटरेरी हो जाएंगे। चलिए अब आप देखिए कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, हमें शुरुआत जो करनी है वो आदि मानव से करनी है और फिर वो करते करते हम पहुँचेंगे बिल्कुल आज की डेट में। तो यही हिस्ट्री का मेन गेम है कि एंशिएंट से लेके हमें मॉडर्न तक बेसिकली पहुँचना है। अब आप देखिए कि सबसे पहले इंसान जो था वो एक बंदर की तरह, मैंने बोला। अब देखिए इससे पीछे की भी है, फिर वो बायो हो जाएगी, सेल वगैरह उससे भी नीचे जाएंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बंदर की। तो बंदर था वो इस तरह से झुक के चल रहा है ना। फिर उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा खड़ा होना आया कि अच्छा खड़े होकर भी मैं चल सकता हूँ, मैं बैलेंस बना सकता हूँ। फिर बैलेंस बनाने के बाद उसे समझ आ गया कि अब अपनी रक्षा करनी है या फिर मेरे को कोई ना कोई औजार चाहिए, है ना, कि कहीं खुदाई करनी है, कुछ भी करना है तो मेरे को क्या करना है। तो वो उसने पत्थर को यूज़ करना सीख लिया। तो वो या ऐसा एवोल्यूट हुआ। फिर ऐसे एवोल्यूशन के बाद आप देखिए कि वो कैसा हुआ, वो आया लकड़ी का भी यूज करने के लिए, है ना। थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि मीसोलिथिक में आ गया यहाँ पे एक तरह से। इससे पहले स्टोन एज थी, है, ये पत्थर ही है। इसके बाद फिर स्टोन के बाद कौन सी आ गई, मीसोलिथिक आ गई, यानी कि बीच की एक एज आ गई। फिर नियोलिथिक आ गई, इससे आगे कौन सी आ गई, नियोलिथिक आ गई। यहाँ पे देखिए कि इसने जो हथियार है और अपने शार्पन कर लिए, अच्छे बढ़िया हथियार बना लिए। तो ये नियोलिथिक मतलब एक तरह से नया वाली एज, है ना, नई नव पाषाण जिसको आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आज की डेट का ह्यूमन बीइंग कुछ ऐसा दिखता है, पूरे कपड़ों में दिखता है। फिर यहाँ पे देखिए अब आगे जो लग रहा है मेरे को वो रोबोट का पूरा रोबोट का, है ना, सिस्टम आने वाला है, एआई जिसको आप बोलते हैं, ठीक है भाई। तो हर इंसान जो है एकदम आलस से भरपूर हो जाएगा, पसरा रहेगा और सिर्फ वो अपने रोबोट्स को ही बोलता रहेगा और एआई के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस तरह का आराम प्रस्त व्यक्ति आगे होने वाला है और जो राज है वो एक तरह से रोबोट ही कर रहे होंगे। ऐसा बहुत दूर नहीं है, कुछ सालों में आपको ये चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। आप देखिए कि एक समय था जब इसको तो भैया कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना, और इसको देखिए ये जो है ये थोड़े थोड़े कपड़े पहनने लग गया है। आप सोचो कि जो ये पैलियोलिथिक वाला है ना, अब ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि सारे एक साथ कि एक के बाद एक इवेंट थोड़ी होता है, पैरेलल चलती है सब चीज़ें। मान लो कि ये पूरा का पूरा एरिया है, हो सकता है कि ये इंसान अभी भी पैलियोलिथिक में जी रहा है और ये हो सकता है मीसोलिथिक में हो गया और ये इंसान हो सकता है नियोलिथिक में पहुंच गया, यानी और ज़्यादा डेवलप हो गया है। हमारे देश में भी तो ऐसा ही है कि कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे लोग अभी भी ऑर्थोडॉक्स है, पौराणिक है, और कुछ जगहें ऐसी है जहाँ और भी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। तो वैसा चीज़ चलती है, पूरी पैरेलल चलती है। अब सोचो कि ये जो पैलियोलिथिक वाला आदमी है, ये
ये देखिए इसको कपड़े पहनने की अकल नहीं है ना। और ये मान लो कि शादी के लिए चला जाए मीसोलिथिक वाले के पास, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मीसोलिथिक वाले को तो भैया कपड़े पहनने की आदत है ना, वहाँ पे वो लड़कियां भी कपड़े पहन रही है, और ये भैया नंगा पहुंच गया वहाँ पे शादी करने के लिए, तो वहाँ पे इसकी धुलाई हुई होगी, फिर इसको समझाया होगा कि भैया कपड़े भी पहनते हैं, तो उसके बाद जब ये पूरा सूट वूट पहन के वापस से यहाँ पे आएगा, तो फिर ये मीसोलिथिक वाले पैलियोलिथिक वाले को क्या बोलेंगे कि नंगो घूम रहे हो तो तन्नो स्टार मन्नो बनायो। तो वैसा हाल इनका चल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए कि डिविजन्स है अलग अलग पैलियोलिथिक की भी, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। यानी हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक जो है बहुत सालों तक चली, उसके बाद जो मीसोलिथिक है वो तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चली, लेकिन जो नियोलिथिक है वो कहीं ज़्यादा चली। आप देखिए कि मीसोलिथिक के बाद ये नियोलिथिक को मैंने पैरेलली यहाँ पे बनाया है, तो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ों को। अब आप देखिए कि मैं पैलियोलिथिक यानी कि आइस एज के आसपास की बातें कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि शुरुआत में धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज की डेट में हम सोचते हैं। शुरू में जो धरती का एटमॉस्फेयर रहता था, आप समझिए कि धरती बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, बर्फ़ें पड़ती थी, बारिशें होती थी, यहाँ पे बहुत अलग टाइप की धरती हुआ करती थी। और जो जीव हैं वो ऐसे नहीं रह रहे थे कि आप समझे कि जैसे आज गाँव बसा के रह लिए, कॉलोनियाँ बसा के रह लिए, ऐसा नहीं था। और हर जगह पर जीव भी नहीं थे। एक्चुअली में ये लोग क्या थे, आप देखिए कि उस टाइम पर रहने से ज़्यादा सर्वाइवल का था इशू, कि पहले बचेगा तब तो कुछ अच्छा करेगा। तो बचना ही अपने आप में एक चैलेंज था सारे का सारा। तो जितने भी जानवर हैं या फिर जो आदि मानव, वो भी एक तरह से जानवर ही बोल सकते हो उसको आप, वो कोई इतना समझदार व्यक्ति नहीं था वहां पे उस टाइम पे। तो ये लोग क्या करते थे, ये क्या होते थे उस टाइम पे, नोमैड्स होते थे। यानी कि आप कुछ ऐसे समझिए कि मान लो कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मान लो कि बहुत ठंड पड़ गई, बर्फें पड़ गई। अब ये लोग क्या करेंगे, ये ऊपर से उतर के नीचे घाटी में आ जाएंगे, ये यहाँ रहने लग जाएंगे उस टाइम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोमैड का मतलब वो बंजारे टाइप हो गए कि जहां भी इनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिला, अपना सूट वूट पहन के और सामान उठा के, झोला उठा के वहां पे चले गए। तो ये जो है ये पैलियोलिथिक की इनिशियल स्टेज की कहानी है। फिर बाद में जब थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी तो तब इनको जो है उस टाइम पे अर्थ की कंडीशन भी ठीक हो चुकी होगी और यहाँ पे ये थोड़ा सा बेहतर हो चुके होंगे, क्योंकि ये कई हजारों सालों की बातें हो रही हैं, एक दिन की बात नहीं हो रही है। जैसे कि हम अगर टाइम पीरियड देखते हैं पैलियोलिथिक का, तो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी है। यानी कि बहुत पुराने काल से लेकर 10,000 बीसी, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। आप देखिए लाखों सालों का जो है ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसमें इतनी सारी चीजें हुई हैं। अब अगर आपसे पैलियोलिथिक में एग्जामिनर पूछेगा, ये तो मैंने पूरा एक सेटअप करके बता दिया, लेकिन एग्जामिनर कैसे पूछेगा वो मैं बताता हूँ। वो क्या करता है, यहाँ तो इनके टूल्स के बारे में पूछता है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तो इनके टूल्स के बारे में पूछता है, या फिर इनके वर्क के बारे में पूछता है कि ये काम क्या करते थे उस टाइम पे, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो इन्होंने एकदम से इन्वेंट कर ली हो या ढूंढ ली हो और एकदम अचानक से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोलेगा आपको, वो इसके टूल्स के बारे में जरूर पूछेगा। ये मैंने देखा पेपर के अंदर एनालिसिस करके, मैंने बताया ना आपको, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। तो इनके टूल्स के बारे में पूछेगा। तो ये क्या करते थे, हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप बिल्कुल भी इनके नाम से ऐसे मत समझ लेना कि ये हैंड एक्सिस, क्लीवर, चॉपर कोई अलग ही टाइप के यूज कर रहे थे। आप देखिए ये बहुत ही तुच्छ होते थे कि पत्थर है, पत्थर को कहीं यहाँ से नुकीला बना दिया, किसी पत्थर को यहाँ से नुकीला बना दिया। कहने का मतलब है पत्थर का गेम चल रहा था कि पत्थर को कहीं से चोंच निकाल दी, कभी कहीं से निकाल दी और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया, है ना। कि हो सकता है कि इस पत्थर को एक पेचकस के तौर पे यूं इस्तेमाल कर लिया, जो इसका दिल कर रहा है ना। कहने का मतलब है कि ये टूल्स बहुत ही लेमैन टूल्स थे, ये बिल्कुल भी वैसे टूल्स नहीं थे जैसे हम आज समझते हैं। फिर जब हम देखेंगे आगे चल के मीसोलिथिक में पहुंचेंगे तो वहां पे ये अपने थोड़े से डेवलप कर लेगा। लेकिन जब हम नियोलिथिक में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे एकदम शार्पन, एकदम स्मूथ सरफेस वाले, है ना। तो बहुत बढ़िया शानदार टूल्स इसके हो जाएंगे। तो वो सब देखिए, मैंने बताया ना, हजारों लाखों सालों की बातें चल रही हैं, एक दिन की बात नहीं चल रही है। तो इसके टूल्स के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं, एकदम लेमैन लैंग्वेज वाले इसके टूल्स थे। अच्छा, ये फैला कहाँ हुआ था पूरे का पूरा सिस्टम, तो आप देखिए कि अभी हालांकि हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी इसकी साइट्स के बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो साइट्स का ही पूछता है कि ये साइट्स बताइए कि कहाँ है, ये हमेशा पूछता है एग्जामिनर। तो अभी मैं डिटेल में भी आपको साइट्स का बताऊंगा, जो जो वो पूछ सकता है सब बता दूंगा, और पहले जो पूछ रखा है वो भी बता दूंगा। सब पता है मुझे कि क्या पूछने वाला है। आप देखिए कि ये कश्मीर वैली में फैली हुई थी, सोहन वैली में फैली हुई थी, या सोन वैली भी बोल देते हैं, रावलपिंडी के अंदर है वो, अभी पाकिस्तान के अंदर। या फिर हम बोलें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जितने भी एरिया हैं, ये सारे के सारे एरिया जो हैं, यहाँ पे ये सारी की सारी जो है सभ्यता कहें या इसको जो भी कह लीजिए आप, ये फैली हुई थी। ठीक है भाई, आदि मानव की जो है पैलियोलिथिक एज। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि पैलियोलिथिक पीपल जो हैं, ये मैंने बोला ना कि काम क्या करते थे, वर्क क्या करते थे। अगला
टारगेट यही है। अब इनको अकल नहीं होती थी ना, उस टाइम पे एग्रीकल्चर था ना, खाने को कुछ था, पहनने को कुछ नहीं था, तो ये कर क्या रहा है बेसिकली, क्या कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, और जानवरों को मार मार के उनको पका के तो नहीं कह सकता, आग का तो अभी इस्तेमाल हो आना है, आएगा यहीं पे, लेकिन अभी आना है, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत लंबा समय चल रहा है। तो जो इसमें लंबे समय में भी जो प्रिमिटिव आदमी है, जो पिछला वाला है व्यक्ति, वो तो कच्चा ही मांस खा रहा है जानवरों का मार मार के उनको, है ना, उसको तो अकल ही नहीं है। फिर आगे इसी एज में जो है पैलियोलिथिक में ही, जब बिल्कुल आखिरी में पहुंचते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे कि वो उसको आग की अकल भी आ गई, आग भी जलानी आ गई, कि पत्थर को रगड़ के आग भी चल जाती है, क्योंकि पत्थर को रगड़ेगा तभी आएगी, और वो कहां से आ रहा है, पैलियोलिथिक से, तो वहां से जो है उसको समझ आ जाएगी, तो फिर वो पका पका के खाने लग जाएगा। ठीक है। और एक बात मैंने और आपको बताई है कि ये प्रोफेशन इसका बता दिया, हंटिंग, ये याद रखना, एग्रीकल्चर इस टाइम पे नहीं होता था, पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए स्टेटमेंट वाले तो आप इजीली फिगर आउट कर पाएंगे। इसके अलावा नोमैडिक लाइफ थी, मैंने पहले भी बताया आपको कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट इसको सुटेबल बैठ रहा था उस हिसाब से ये चला जाता था, ये एक जगह पर रुकता नहीं था कि ये तो जमीन मारो है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, है ना, तो ऐसा थोड़ी करेगा, जो जगह अपनी जान बचानी है ना भाई, तो जो जगह सुटेबल है वहीं पे ये जाएंगे। स्पेशली ये लोग कहाँ जाते थे, या तो अगर इनको कोई केव्स मिल गई या फिर कहीं पे पानी का सोर्स है तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, रिवर के आसपास बिल्कुल पाए जाते थे, क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट नीड है हर किसी के, और जहाँ रिवर रहेगी वहाँ पे इनके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है सारे का सारा खेल है मेजर साइट्स का पैलियोलिथिक की, और मैंने बताया आपको कि इसमें से एग्जामिनर 100% है कि 100% क्वेश्चन जो है इसमें से आएंगे ही आएंगे, और ये मैंने इंग्लिश में भी बना दिया है, और यहाँ पे देखो आप हिंदी वालों के लिए अलग स्लाइड बना दी, तो जितने भी हिंदी वाले हैं वो इस स्लाइड को रेफर कर लेना। ठीक है, अभी मैं इंग्लिश में थोड़ा सा पहले बता दूं, फिर हिंदी में भी बता दूंगा। आप देखिए कि आप सोन वैली है, जैसे यहाँ पे देखिए एक सोन वैली है, ठीक है, तो ये हो गया सोन वैली, ऐसे मैंने कुछ कुछ कर दिया है ना, नेवासा हो गया, तो यहाँ पे देखिए कि ये एक नेवासा है। कहने का मतलब है इसमें पूरी की पूरी साइट्स हैं, इसमें मीसोलिथिक की भी है, नियोलिथिक की भी है, ये पूरा मैप अपने रेफरेंस के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि मैप के अंदर बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सी स्टेट में है। जी हाँ, डायरेक्ट सवाल यही आएगा पेपर में, आपसे पूछेगा सोन वैली कहाँ पे है, आप बोलेंगे कहाँ पे है, पाकिस्तान में आज की डेट में। और दूसरा सवाल इसमें कैसा बन सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी साइट पैलियोलिथिक है, नियोलिथिक है और कौन सी मिसोलिथिक है, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये पैलियोलिथिक है सारी की सारी, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे कैसे मार्क करोगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो है वो है बेलन वैली। अब बेलन वैली पूछेगा तो आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में है बेलन वैली, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट्स का नाम डायरेक्ट यही बार बार एग्जाम के अंदर पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी एनालिसिस बोल रही है, गलत नहीं हो सकती है, 100% है। अब इसको स्टार मार्क कर लो भीमबेटका को। भीमबेटका जो है ये क्या है, ये केव्स है, और ये कहाँ पे है, ये इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा। अभी ये केव्स है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये तीनों आदि मानवों को इसने अट्रैक्ट किया। तीनों आदमी मानव मतलब स्टोन एज वाला, ठीक है, जिसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं, दूसरा कौन सा है अपना मिसोलिथिक वाला, और तीसरा कौन सा है, नियोलिथिक वाला। तो तीनों काल में आदि मानव को इंप्रेस करके रखा हुआ था भीमबेटका केव्स ने, तीनों एरा के अंदर यहाँ पे आदि मानव मिले हैं एक तरह से। फिर अगला है बिडवाना। बिडवाना कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है बोरी, ये है महाराष्ट्र में। और हुनसागी, ये तो पेपर में सीधा पूछा गया है आपसे, हुनसागी केव्स के बारे में पूछा गया, ये कहाँ है, तो आपको कर्नाटका पता होना चाहिए, यही एग्जैक्टली, हो सकता है आपने नाम भी ना सुना हो, ये पेपर में आया है। फिर लुन्नी वैली कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। फिर पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी आई थिंक पूछा गया किसी एग्जाम में, ये तो एसएससी में ही पूछा गया, लेकिन ये किसी और एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने फिर भी इसको इंक्लूड कर लिया है। फिर इसके अलावा जो बेलम केव्स हैं, बेलम केव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। पहली तो मैंने वही बताया कि 3-4 केव्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे एक अपना हो गई भीमबेटका, एक हो गई बेलम, अभी 1-2 और आ जाएंगे आगे, तो वो भी ध्यान रखनी है। ये केव्स के बारे में खास बात क्या है कि ये एक तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है पैलियोलिथिक एज का। तो यानी कि जो पौराणिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसके अंदर अगर भारत के अंदर देखा जाएगा तो बेलम केव्स जो है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा और बड़ा जो है केव सिस्टम यही है। और ये कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, तो ये जगह है कुरनूल। आपको कुरनूल ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है ये शब्द लिखा हुआ है कुरनूल, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो आप, मैं ये भी बोल सकता था कि केवल आंध्र प्रदेश याद कर लो, जी नहीं, सिर्फ आंध्र प्रदेश याद नहीं करना, कुरनूल जगह का भी नाम है, वो भी याद करना है। क्योंकि कुरनूल के बारे में एक और पॉइंट है कि जो आग की खोज हुई है इन्हीं केव्स के अंदर से हुई है। कैसे हुई है, एक्चुअली में जब अपने आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले लोग हैं वो जाते हैं वहां पे केव्स के अंदर, देखते हैं कि भैया जगह जगह पे वहां पे क्या है, ऐश मिलती है।
ऐश मतलब राख मिलती है। जहाँ पे राख होगी भैया पक्की बात है कि वहाँ पे उन्होंने आग लगाई होगी, इसीलिए वहाँ पे राख है। तो वहाँ से एक हमें पता लगता है कि जो कुरनूल के अंदर केव्स हैं, जिनको हम बेलम केव्स भी बोल देते हैं, कुरनूल केव्स भी बोल देते हैं, यहाँ ही आदि मानव ने जो है फायर का जो है आविष्कार किया है। हालांकि हो सकता है कि हालांकि कि पहले भी उसको पता हो फायर का, लेकिन हम जो है आर्कियोलॉजी वाले जो हैं वो केवल और केवल एविडेंसेस पे चलते हैं कि पौराणिक एविडेंसेस जो हमें मिल रहे हैं। तो वहाँ के एविडेंस यही बताते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज है उसी के अंदर फायर का आविष्कार हुआ है। आप अभी गूगल करके देखिए, गूगल आपको बताएगा मीसोलिथिक में हुआ है। आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी आपके सामने गूगल भी करके दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो अपने टाइम में देखा था तो यही बता रहा था गूगल, फायर वॉज डिस्कवर्ड इन विच एज। तो ये देखिए मैंने अभी सर्च किया और गूगल ने देखिए मीसोलिथिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये मीसोलिथिक लिखा है इसने। तो ये जो है कुछ कुछ देखो, ऐसा नहीं है ना कि गूगल भी सब चीज़ें सही बता देगा, गलत बता रहा है गूगल भी। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में फायर के बारे में यही लिखा है। एनसीईआरटी यही बोलती है कि फायर जो है वो पैलियोलिथिक एज में हुई है। ये सीधा सवाल पेपर में आपका आगे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी तक नहीं आया तो आगे आ जाएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों को लगती है। अच्छा, एनसीईआरटी एक और चीज़ के बारे में बात करती है। वो किस चीज़ के बारे में करती है? ऑस्ट्रिच एग्स के बारे में, शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में। जी हाँ, आपको भी हैरान हो रहे होगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे क्यों मैं लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी ने लिख रखा है तो अपने को याद रखनी है चीज़ें। यही तो खास बात है ना, एनालिसिस जब हम करते हैं ना किसी कंटेंट की, तो यही खास बात हो जाती है कि हमें पता होता है कि एग्जामिनर पूछ कैसे सकता है चीज़ें। ऑस्ट्रिच एग जो है, इनके जो है शेल्स मिले हैं, एग्जैक्ट पड़े हुए अंडे नहीं मिले, टूटे हुए जैसे अंडे के शेल्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो मिले हैं हमें। और ये कहाँ पे मिले हैं? ये पटने में मिले। ये पटना नहीं है, ये पटने हैं, ठीक है। तो पटने कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो आप देखिए कि जो महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पे जो है हमें क्या मिले हैं? ये ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स मिले हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिच के एग के शेल किस एज में मिले हैं? पैलियोलिथिक एज में मिले हैं। ये जो पाषाण युग है इसके अंदर मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो पूरा पाषाण के अंदर मिले हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पेपर में गए काम से। अब यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिखी हैं। ये देखिए शुतुरमुर्ग जो है वो पूरा पाषाण काल के अंदर मिला है। और जो कुरनूल गुफाएं हैं वहाँ पे राख के जो निशान हैं वो हमें दर्शाते हैं कि आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल के अंदर ही हो चुकी है, ठीक है भाई। और ये सारी की सारी मैंने साइट्स लिखी है, ये आप यहाँ पे भी मैप के अंदर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मीसोलिथिक पीरियड की, ठीक है भाई। तो मीसोलिथिक पीरियड जो है, वैसे तो आप देखिए कि ये जो पीरियड है ये चलता है आपका 12,000 से 10,000 BC पे, ठीक है। और जो यूजुअली हम नियोलिथिक की बात करते हैं, वो नियोलिथिक की जो बात करते हैं वो करते हैं 7,000 से 1,000 BC में, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद रखने, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैंने एनसीईआरटीज़ में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा मैंने, पर प्रीवियस ईयर का देखा है। जब प्रीवियस ईयर में देखा तो एसएससी ने इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे, और इनकी जो ये जो रेंज है ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो मैंने अपडेट कर दिया है अपने पूरे कंटेंट में। ये जो रेंजेस हैं आपको यही याद करनी है, ये वाली रेंजेस। तो अभी बुक आ जाएगी बहुत जल्दी, आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम बैक एंड पे लगे हुए हैं, थोड़े दिन लगेंगे, 10-12 दिन लगेंगे। तो किताब जैसे ही आ गई आप तुरंत से पहली फुर्सत से परचेज कर लेना, क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें हमें छपवानी है। तो वो किताब के अंदर आपको मैंने पूरा अपडेशन दे दिया है, बहुत जल्द वो मिल जाएगी आपको। तो आपको कहीं किसी और PDF पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई नोट बनाने की ज़रूरत है। ये सब जो है उस किताब के अंदर अपडेटेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे हमने रामायण की बात की, तो वहाँ थोड़ा सा हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जैसे चीज़ें समझ आएंगी उससे, ठीक है। जैसे यहाँ पे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे चलेंगे तो 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया, यहाँ पे 10 11 और यहाँ 12, ठीक है। अब आप देखिए कि जो 12,000 से 10,000 BC है, ये जो टेन्योर है ये तो है मीसोलिथिक का, ठीक है। अब रामायण कहाँ हुई होगी? तो ये मैं क्यों हिस्टोरिक इवेंट्स उठा रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए सारी की सारी। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 7,000 BC, 7,500, एक्चुअली में 7,700 BC के अराउंड की बात है। तो आप देखिए कि वो, अगर आप सोचें कि इस काल में हुई है, तो इस काल में तो नहीं हुई है, वो भी 7 से 1 के बीच में तो नहीं हुई है, वो यहाँ कहीं बीच में हुई है। और ये जो पीरियड है, अब यहाँ ये जो बीच का पीरियड है ना, एक्चुअली में ट्रांजिशन पीरियड है। समझना कि मीसो और नियो जो है ना एक साथ पैरेलली चल रहे हैं। मैंने बताया आपको कि कुछ एरिया में मीसोलिथिक लोग हैं, कुछ में नियोलिथिक है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि रामायण इस काल में हुई है, और आपने देखा कि भगवान राम जो है
अब रावण के जो है क्या है, वो चलाता था, वो उड़न पटोले हैं, कुछ ऐसी चलाता था, वो क्या नाम था उसका, उड़न खटोले, है ना। तो वो उड़न खटोले चलाता था, आपने देखा रावण। तो जो आप देखिए कि भगवान राम उस रावण के साथ लड़ने जा रहे हैं, तो किस सेना के साथ जा रहे हैं, वानरों की सेना के साथ जा रहे हैं, जबकि वो एकदम हाईटेक आदमी बना हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज हजम नहीं होती है हमें यूजुअली कि भैया वानर कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो वानरों की सेना की बात हम कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आदि काल के लोग हैं, आदि मानव टाइप लोग हैं, जो अभी उतने डेवलप नहीं हुए। क्योंकि आप देखिए कि भगवान राम जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं, यात्रा करके जा रहे हैं, तो वो पूरे एक तरह से देखें तो इंडिया के अंदर अक्रॉस जा रहे हैं। तो एक एरिया से हो सकता है वो नियोलिथिक एरिया से कहाँ पे जा रहे हो, मीसोलिथिक में जा रहे हो, तो वहाँ के लोग ऐसे हों, वहाँ पे अभी भी सभ्यताएं वैसी हों, तो वहाँ के लोगों को उन्होंने अप्रोच किया हो, ये एक कारण बन सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ये पूरा का पूरा इवेंट है, ये इस टाइम काल में हुआ होगा, मीसो और नियो का जहाँ पे ओवरलैप है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक चीज़ मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी है ये। एनीवेज, अब हम मीसोलिथिक की जब बात कर रहे हैं तो 12,000 से 10,000 बीसी के बीच की ये बात है। इसके बारे में एक खास सवाल और बनता है, वो ये बनता है, एग्जामिनर क्या पूछता है, माइक्रोलिथ्स के बारे में पूछता है। माइक्रोलिथ जो होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और ये जो माइक्रोलिथ्स हैं एक्चुअली में ये ज्योमेट्रिकल शेप्स के होते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई ट्रायंगल की शेप का बना देगा, कोई बेलन का बना देगा, है ना, अलग अलग टाइप के ये बना देगा। तो कहने का मतलब है ये ट्रायंगल, लूनेट्स, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर के बने होते हैं। तो ये पेपर में आया था कि जो माइक्रोलिथ्स हैं ये कौन से काल से संबंधित है, आपको बताना है मिडल स्टोन एज या फिर मध्य पाषाण काल, जिसको हम मिसोलिथिक भी बोल देते हैं। मिसोलिथिक का मतलब ही है कि बीच का पाषाण काल, या फिर कहें कि बीच की एक तरह से स्टोन एज, मिडल स्टोन एज। ठीक है भाई, तो ये यही हो गया। इसके अलावा अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो लोकेशंस है वो कहाँ है। हालांकि अभी लोकेशंस मैं पूरी बताऊंगा आपको, लेकिन मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये लंगनाज डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ये गुजरात की बात है, फिर भीमबेटका मध्य प्रदेश की बात हो गई, ऐसी चौपानी मांडो हो गया, ये आलाबाद के अंदर की बात है, और आलाबाद कहाँ पे, यूपी के अंदर है। ठीक है भाई, तो ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, ये इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये कौन से एरिया को कैसे अप्रोच करना है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि एक तो इनके रहने सहने का पूछ लेता है, एक इनके प्रोफेशन का पूछ लेता है कि क्या करते थे। तो मिसोलिथिक लोग हैं जो ये फिशिंग और फाउलिंग दोनों करने लग गए थे। ठीक है भाई, मछली पकड़ना और पक्षियों को भी पकड़ते थे ये। तो जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पक्षियों को पकड़ लेते थे, तो वो उनको कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। एनीवेज, तो जैसा भी है, तो इस काल में ये सब चीज़ें होने लगी थी। इसके अलावा आप देखिए कि जो इससे पहले के लोग थे, जो ओल्डर वाली पैलोलिथिक में थे, तो वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े एनिमल्स को हंट किया करते थे। बड़े बड़े एनिमल्स को एक साथ ग्रुप में जाते थे, दे दनादन मार के, और उसको कई दिन तक खाते रहते थे। फिर थोड़े दिन बाद इनको समझ में आई होगी कि भैया जब खाने ही तो फ्रेश खाते हैं, है ना, छोटे छोटे को मार लेते हैं, इतने बड़े बड़े को मारने में भी कष्ट हो रहा है एकदम। अब आप देख ही रहे हैं कि कंफर्टेबल लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है। तो इंसान का उस टाइम भी यही हाल था कि धीरे धीरे वो भी कंफर्ट में आता जा रहा था। तो जो आदि मानव है, इसने क्या सोचा यहाँ वाले ने कि मैं छोटे छोटे जानवरों को मारूंगा, तो इसने यही काम यहाँ पे शुरू कर दिया, छोटे छोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिया। बिग एनिमल्स की हंटिंग को एक तरह से इसने अवॉइड किया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अवॉइड कर दिया, बट कहने का मतलब है कि कोशिश यही करता था कि छोटों को ही लुढ़काया जाए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया इसके प्रोफेशन के बारे में। फिर इसमें जो है, अब देखिए कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जितने भी मेजर साइट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थल है मीसोलिथिक के, यानी कि मध्य पाषाण काल के। अब देखो, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है आदमगढ़। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। आदमगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक हमें क्या मिला, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं को पाला जाता था। ये संकेत, ये जो साक्ष्य हैं, हमें यहीं पे मिलते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो वो सीधा आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि यहाँ पे क्या मिलता है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये जगह है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप डोमेस्टिकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि पहला ऐसा एनिमल बताइए जो इंसानों ने पालना शुरू किया। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए, अगर आप बता सकें तो मजा आ जाएगा, कि पहला ऐसा एनिमल जिसको इंसानों ने पालना शुरू किया। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहला साथी इंसानों का जो था वो कुत्ता था, जिसको डॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिगर में मैंने बता दिया, अब यहां से कभी भूलोगे नहीं। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ भी बता दी, जैसे ये तिलवाड़ा है, ये रहा। ठीक है, तो तिलवाड़ा के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। तो तिलवाड़ा हो गया, बागोर हो गया, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के अंदर साइट्स हैं।
अब यहाँ पे मेन जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री मिलती है और पोट्री के भी साइन मिलते हैं, बट जो पोट्री का मेन आविष्कार है हम कहाँ बोलते हैं, हम उसको नियोलिथिक में मानते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे जो है नियोलिथिक और मीसोलिथिक एकदम पैरेलल चल रही थी, तो इसीलिए जो पोट्री का आविष्कार की बात अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप उसको नियोलिथिक में लिखेंगे, यानी कि नव पाषाण काल में लिखेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि फिर भी कुछ साइंस यहाँ पे भी मिल गए थे, तिलवाड़ा यानी कि बागौर के अंदर, तो ये जो है माइक्रोलिथ इंडस्ट्री भी यहीं पे मिली थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या मिली है। इसके अलावा अगर आप लंगनाज की बात करते हैं तो लंगनाज जो है ये है गुजरात में, और यहाँ पे क्या मिले हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बरियल मिले हैं। इसका मतलब क्या है, इंसान को दबाने के, कि इंसान को जैसे नीचे दबा देते हैं ना, जमीन के अंदर दबा देते हैं, तो वो साइन जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये महाराणा प्रताप मत समझ लेना, ये मोहाराणा पहाड़ा है, ठीक है। मोहाराणा पहाड़ा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे मिले हैं अर्ली एविडेंस ऑफ बरियल। तो समझना दोनों में फर्क है। हालांकि पेपर के अंदर ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ों को आपको ऐसे ही पूछ ले कि बताओ कि कौन सी जगहों पे बरियल के निशान मिले, तो दोनों उत्तर आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन के बोल दिया उसने, ये समझना आप, ह्यूमन के बोल दिया कि इंसान को दफनाया गया था, तो आप लंगनाज बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये बोल दिया कि दफनाने के हैं, तो वहाँ पे कोई भी दफनाया जा सकता है ना, आदमी भी हो सकता है, गधा घोड़ा कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप बोलेंगे मोहाराणा पहाड़ा, यानी कि यहाँ पे कोई हो सकता है एनिमल को दबाया हो, तो वो निशान एक तरह से मिले, और यहाँ पे जो है इंसान को दबाने के। लेकिन अगर सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया इनमें से बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो कि बताओ अर्लीस्ट साइन कहाँ पे मिले दबाने के, तो फिर दोनों का उत्तर जो है दोनों आप मार्क करेंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे उसके उत्तर, ठीक है। दोनों ही जगह पे नीचे दफन किया गया था एनिमल्स जो मर जाते हैं या फिर आदमी जो मर जाते हैं। फिर इसके बाद अगली जो आती है महादहा और सराय नाहर, ये कहाँ पे है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे मेन जो चीज़ मिली है वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स जो होते हैं ना, एनिमल्स हो गए, तो उनके स्केलेटन्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बड़े विशालकाय जो है, ऊंचे ऊंचे कंकाल मिले हैं कब्र के अंदर दफन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कहाँ मिले हैं, तो महादहा और सराय नाहर जो है ये आसपास के एरिया है यूपी में, यहाँ पे मिले हैं। फिर इसके अलावा सुंदरगढ़ और संबलपुर, और एक है मयूरभंज, कियोंझर, तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं, ये सारे के सारे जो एरिया हैं, यहाँ ये यूपी में नहीं है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ उड़ीसा कीजिए आप इसको, यूपी नहीं है ये उड़ीसा है, एक सेकेंड, उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारे के सारे उड़ीसा के एरिया हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरगढ़ कहाँ है, संबलपुर तो अभी भी हमें पता ही है ना कि उड़ीसा में, तो आप ये सारे के सारे उत्तर जो है मैंने मेन यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपसे डायरेक्ट एरिया पूछेगा तो एरिया बता देना, और जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो भी मैंने बता दिए। नेक्स्ट है बिहारनपुर। बिहारनपुर कहाँ पे है भाई मेरे, ये है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद इजूथू और गुहा, ये कहाँ है, ये केरल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद जो है गौरीकुंडम, जैसे यहाँ देखिए ये गौरीकुंडम रहा, ठीक है, गौरीकुंडम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो ये आंध्रा वाला ही एरिया है, ठीक है भाई। इसके बाद पटने जो है, पटने मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर, ये पटना नहीं है, पटने है, मैंने बताया था। और फिर एक हो गया हाथखंबे, तो हाथखंबे और पटने जो है वो महाराष्ट्र का है। फिर इसके बाद जो है दमदमा और चौपानी मांडो, चौपानी मांडो भी अभी मैंने देखा था, यहीं पे था क्या कहीं, कुछ मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। तो जैसे ये रहा, ये देखिए ये पटने हो गया, ठीक है, ये आदमगढ़ हो गया, तो कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बाकी के आप खुद भी लोकेट कर सकते हैं। तो दमदमा, चौपानी और मांडू ये कहाँ पे हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के। फिर इसके बाद जो है पंचमाड़ी और भीमबेटका। पंचमाड़ी भी एक, अगर आप हाईएस्ट प्लेट्यू रेंज बोलेंगे एक तरह से, एमपी के अंदर बोलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर, तो हाईएस्ट पॉइंट है एक तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो एक प्लेट्यू पठार के ऊपर है, और पठार के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट या फिर यहाँ का एक तरह से हिल स्टेशन टाइप बोल दीजिए, वो पंचमाड़ी हो गया। और यहाँ पे ही मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलता है, भीमबेटका भी देखने को मिलती है, इनकी केव्स देखने को मिलती है, अभी दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा रूपकुंड लेक जो है ये कहाँ पे है, ये हिमालयस के अंदर है। और रूपकुंड लेक एक चीज के लिए फेमस है, इसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन लेक बोला जाता है, यानी कि कंकाल झील भी इसको बोला जाता है। कहाँ पे है, ये हिमालयस के अंदर है, ठीक है भाई। अब ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया भीमबेटका के बारे में, ये आपको पूरी की पूरी केव्स दिखाई दे रही होंगी, बहुत मज़ेदार है ना। अगर आप कभी आपका जाना हो तो ये ज़रूर देख के आइएगा। ये अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बताऊं तो भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे है। और इनके बारे में खास बात क्या है कि यहाँ पे जो है
यहाँ पे आपको केव्स के ऊपर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि उस टाइम पे जो है आविष्कार उतना नहीं हुआ था कि कोई कैलीग्राफी का या रिटन लैंग्वेज का आविष्कार हुआ हो। एक सेकंड रुकिए, रिटन लैंग्वेज का या कोई कैलीग्राफी का आविष्कार आदि मानव ने तो नहीं कर रखा था, लेकिन एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको पिक्टोग्राफी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है ये, लेकिन जैसा भी आप समझ सकते हैं कि पिक्टोग्राफ इसको बोलेंगे। पिक्चर्स के साथ ये जो शायद कम्युनिकेट किया करते थे। आप देखिए कि कभी गधे पे बिठाया है, कभी घोड़े पे बिठा रखा है, तो अलग अलग फोटो बना रखी है। ये कुछ ऐसा ही है कि आप मान लीजिए कि नया सोफा लेके आए और अपने घर में, है ना, और एक शरारती बच्चा आ गया और इतने में आप पानी लेने गए और पीछे से वो बच्चे ने अपना स्केच निकाल के पूरे का पूरा उस पर पिकाचू की फोटो बना दी, पीका पीका लिख दिया हर जगह पे, है ना। तो अब जब जैसे ही आप आओगे पानी लेके, पानी के गिलास वो गया, है ना, पानी वो गया आप देखेंगे कि कहाँ गया मेरा नया सोफा, क्या हो गया इसके साथ। तो वही वाली कहानी है ना। उसके बाद सोचो कि कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद जब दफन हो जाएगा सब कुछ, फिर बाद में नए लोग आएंगे, वो निकालेंगे उस सोफे को बाहर, उस पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वो भी लोग पढ़ेंगे पिका पिका है। तो उस टाइम के लोग जो है लल्लू होते थे, यही बोलेंगे वो लोग कि डोरेमोन और पिकाचू पिकाचू करते रहते थे। तो इस तरह से आप समझिए कि आदि हो सकता है कि यहाँ भी जो है आदि मानव के जो बच्चे हैं वो बेचारे लगे पड़े हो टक 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 बनाने, है ना, पूरा का पूरा, और हांट दिया पूरे का पूरा। तो बच्चों का तो यही रहता है। तो इस तरीके के पिक्टोग्राफ्स जो हैं आपको भीमबेटका केव्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हो सकता है कि ये लोग जो हैं धीरे धीरे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिए हों। बट अभी यहाँ पे उतना देखिए, कुछ कुछ साइंस हमें डोमेस्टिकेशन के दिखे हैं कि जो डॉग है उसके डोमेस्टिकेशन के दिखे हैं, लेकिन जो मेन हमें दिखेंगे साइन वो नियोलिथिक में जाकर ही दिखेंगे। तो गाइस ये पूरे का पूरा अभी मीसोलिथिक तक हमने पढ़ा है। अगले सेक्शन में हम जो पढ़ने वाले वो नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। लेकिन ये तो एज ए डेमो हो गए, है ना, कि बहुत सारे लोग डेमो चाह रहे थे, तो डेमो की वीडियो भी एक हमने डाल दी है। यहाँ पे आप अगर पूरे का पूरा बैच लेना चाहते हैं तो अभी आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्राइसेस हैं 3899 वाला और यहाँ पे है 1299 वाला, ठीक है। तो ये जो दोनों प्राइसेस हैं ये अभी हमने रिड्यूस किए हैं। कैसे रिड्यूस किए हैं वो बता देता हूँ। अगर आप कूपन कोड राम लगाएंगे, कूपन कोड लगाइएगा राम, तो ये कूपन कोड लगाते ही आपको बहुत बड़ा ऑफ मिल जाएगा। आप एक बार एप्लीकेशन पे जाइए, 300-400 रुपये का जो भी मैक्सिमम ऑफ रहेगा वो मिल जाएगा। तो ये प्राइसेस एकदम रिड्यूस हो जाएंगे आपके। उसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है, ठीक है भाई। तो आप तुरंत से हमारी इस एप्लीकेशन के ऊपर, जीवी कक्षा एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, वहाँ पे आप एनरोल करवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम कवर करेंगे चीज़ों को। अभी तो शुरुआत ही हुई है, एक मैंने आपको एज ए डेमो दिया है, आगे हम और बेहतर चीज़ें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। चाहे आपको वीडियोज़ की बात हो, PDFs की, मॉक्स की, 7000 से ज़्यादा MCQ हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ। स्टैटिक और करंट अफेयर सारे का सारा हम प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप SSC के बच्चे हैं, रेलवे के, CDS स्टेट के, कोई भी बच्चे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे न्यू डेली टारगेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिन टारगेट्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एकदम फ्रेशली आ रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको GS 1.0 भी मिलेगा कि कोई बच्चा फटाफट से सिर्फ कवर करना चाहता है, वो वेट नहीं करना चाहता, तो GS 1.0 में चला जाए, वो इसी के अंदर इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा अभी फ्रेशली कंटेंट को देखना चाह रहा है तो उसको फिर GS 2.0 के अंदर पूरे का पूरा वो जो है नया कंटेंट रेगुलर में अपलोड के साथ मिलता रहेगा। और अभी हम इसके जैसे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा, मैं यहाँ पे पूरे के पूरे क्लास नोट्स जो कलरफुल वाले अभी आपको PPTs दिख रही हैं, ये सारी भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पर एक बार पूरा खत्म हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर वो बहुत सारी PPTs हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी किस चीज़ की है। तो इसीलिए एक प्री कंपाइल्ड PDF फॉर्म में ये जो क्लास नोट्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ताकि आप इजीली उसको आराम से बैठ के पढ़ पाएँ और अपनी स्टोरी फॉर्मिंग कर पाएँ, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत इजीली आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। आपको हो सकता है बार बार ये वीडियोस देखने की भी जरूरत ना पड़े। अगर आपने इनके क्लास नोट्स को भी पढ़ लिया तो भी आपकी काम हो जाएगा। पर एक बार वीडियोस को जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उससे मैं कहानियाँ जो बना रहा हूँ ना, वो सिर्फ PPT से समझ नहीं आएंगी, वो जो मैं बता रहा हूँ ना उसके हिसाब से ही समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो चलिए वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। आप जाके जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे तुरंत से इस कोर्स को अवेल कीजिए। इससे बेहतर GS के लिए कुछ नहीं है। दिस इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर GS। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।